हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनिट। जो पेपर 1 है वहाँ पे तो एक यूनिट है ना, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 है ही पूरा इन्वायरमेंटल साइंस का, जो उसकी बात कर रहे हैं उस इन्वायरमेंटल साइंस पेपर 2 की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पेपर के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस सेकेंड पेपर के लिए और पेपर 1 की जो यूनिट नंबर 9 है उसके लिए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। जो इन्वायरमेंट साइंस वाले हैं उनको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा कि उनका पेपर 1 का भी तैयार हो रहा है और पेपर 2 का। और पेपर 1 वालों को तो करना ही है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की यूनिट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे से मन को रिलैक्स करके चित्त की शांति से सारे क्वेश्चंस को सुनना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। आजकल पेपर में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस प्लस स्टेटमेंट के क्वेश्चन और मैच के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन हम हिंदी में देखेंगे। चलो, असर्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम बायो एनर्जी। जो बायो एनर्जी है ना, जैसे हम प्लांट्स वगैरह से बायोमास से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, वो है बायो एनर्जी। तो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम बायो एनर्जी प्रोडक्शंस हैव ट्रेडिशनली बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम मोस्ट इमिशन इन्वेंटरीज एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडीज। ये कह रहा है कि जो बायो एनर्जी, जब हम कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन बाय द बायोमास या बायो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन होगी या बायो एनर्जी कहीं भी हो, एनर्जी प्रोडक्शन में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन होगा बायो एनर्जी का, तो वो ट्रेडिशनली जो क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडी वगैरह से क्या करा हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है, उसमें शामिल नहीं करते हैं। यानी कि बायो एनर्जी वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या, जो भी क्लाइमेट चेंज वगैरह की जो स्टडी वगैरह होती है, क्लाइमेट इम्पैक्ट वगैरह की, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्लूड करते हैं। बाकी जो रिसोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उनको शामिल करते हैं। जैसे नॉन रिन्यूएबल से अगर एनर्जी प्रोडक्शन होती है तो वो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, लेकिन बायो एनर्जी को नहीं करते। तो ये असर्शन है, ठीक है, ये बात तो ठीक है, नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी इज सिग्निफिकेंटली लेस कंपेयर टू दोज फ्रॉम कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये कह रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बायो एनर्जी से, ठीक है ना, बायो एनर्जी जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो बहुत कम होती है बजाय उसके कि जीवाश्म ईंधन के। जो जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब जलाते हैं, तो उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है वो तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो बायो एनर्जी से जो प्रोडक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बायो एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन ये बात तो दोनों ठीक है, ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए जस्टिफाई यहां नहीं हो रहा। असर्शन क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो जो बायो एनर्जी प्रोडक्शन से हो रहा है वो क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडी में हम शामिल नहीं करते। इसका रीजन इसने ये दिया है कि वो कम निकलती है, इसलिए हम शामिल नहीं करते। रीजन ये नहीं है, ठीक है। दोनों बात ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन ए का सही रीजन आर नहीं है। अगर आर, फिर क्या आता, फिर रीजन क्या है, क्यों शामिल नहीं करते? उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? उसका रीजन ये है कि जो बायो एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे प्लांट्स वगैरह है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेट भी करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस वगैरह की प्रोसेस होती है तो वो जितना इमिट करते हैं उतना ले भी तो लेते हैं अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वगैरह की प्रक्रिया होती है, इसलिए उसको क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडी में शामिल नहीं किया जाता। अगर वो रीजन होता तो ठीक हो जाता। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ये बात ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा बोथ ए और आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बायो एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन परिस्थितियों को पारंपरिक रूप से अधिकांश उत्सर्जन आविष्कारों और जलवायु प्रभाव अध्ययनों से बाहर रखा गया है, ठीक है।
क्योंकि इसका कारण है जीवाश्म ईंधन के दहन की तुलना में बायो एनर्जी के उत्पादन से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन काफ़ी कम है। ये दोनों बात ठीक है, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका ये ठीक नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया है और उसको नोट लिख के अपने नीचे लिख भी दिया है। ठीक है, चलो इसको नोट को भी पढ़ लेते हैं। देखो ये एक लाइन लिखी हुई है, इसको आप नोट भी कर लें। ठीक है ना, यही है कि कंबस्शन आर सिक्वेस्ट्रेटेड बाय ग्रोइंग बायोमास। कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन होता है उतना ही वो जब ग्रोथ कर रहे होता है, बायोमास प्लांट्स वगैरह उग रहे होते हैं तो उतना ही ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कारण था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विंड एनर्जी जो आपको पता है ये रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, विंड एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव टू द विंड वेलोसिटी। ये कह रहा है कि जो विंड एनर्जी है, ठीक है, वो बहुत ही सेंसिटिव है विंड वेलोसिटी के, यानी कि विंड की वेग से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा विंड की वेलोसिटी होगी उतना ही विंड पावर ज़्यादा होगा, उतना ही एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ये बात तो ठीक है। तो विंड एनर्जी इज़ वेरी सेंसिटिव टू द विंड वेलोसिटी। ठीक है, बिकॉज विंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कि वो कह रहा है कि जितनी विंड जो पावर है, विंड की जो शक्ति है, वो वेलोसिटी के किस तरह से रिलेट करती है, यानी कि वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी तो विंड पावर कितनी बढ़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो वेलोसिटी पहले से 2 गुना हो जाती है तो विंड पावर कितना गुना हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि विंड पावर और वेलोसिटी किस तरह से रिलेट करती है। तो कह रहे हैं, ये तो कहते हैं कि अगर विंड वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है सीधा, अगर वो 2 गुना होती है तो विंड पावर भी 2 गुना हो जाएगी। ये ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ द विंड वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी 2 गुना होती है, ठीक है, तो विंड पावर 4 गुना हो जाएगी, स्क्वायर में हो जाएगी ना, ये भी ठीक नहीं है। स्क्वायर रूट भी नहीं है। ये क्या है, क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी। देखो कितना बड़ा होता है। अगर मान लो विंड वेलोसिटी 2 गुना हो जाती है, तो इसकी क्यूब पावर हो जाएगी, यानी कि पावर 8 गुना हो जाएगी। यानी कि किससे रिलेट करता है, विंड पावर है वो विंड वेलोसिटी के क्यूब से रिलेट करता है, क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। तो इतना सेंसिटिव होता है। अगर विंड वेलोसिटी 2 गुनी भी होती है तो वो 8 गुना हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पावर, तो ये रिलेशन है, तो याद रखना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं सेकंड पेपर जो हैं जिनका, उनके लिए ये फॉर्मूला नोट कर लेना जो आगे मैंने लिखा है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखने के बाद उस फॉर्मूले को नोट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको कह रहा हूँ ये फॉर्मूला नोट करना है। पवन ऊर्जा पवन वेग के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है, क्योंकि पवन ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है पवन वेग के घन के। ठीक है, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को नोट लगा के आप अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है। जो सेकंड पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये है विंड पावर इजकल टू हाफ रो ए वी की पावर क्यूब। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो देखो पावर वेलोसिटी के क्यूब के इक्वल हो गया कि नहीं, प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं। तो यहाँ एक एक चीज़ देख लेते हैं। पी यहाँ पे पावर है, जो रो है वो एयर का डेंसिटी है, यानी कि एयर का घनत्व है, और ए है जो एरिया है, जो ब्लेड यूज होती है उनका एरिया है, स्वेप्ट एरिया है ब्लेड का, और वी आपको पता ही है क्या है, वेलोसिटी है। वी क्या है, वेलोसिटी है। तो ये फॉर्मूला में कोई भी चीज़ आपको, जो एरिया है आपको पता है, एरिया ए इजकल टू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि ये किसका है, ब्लेड का है, तो पाई आर स्क्वेयर से निकालते हैं। आर यहाँ पे रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, ये मैं न्यूमेरिकल में आपको कोई भी एक डाटा आपसे इसमें से पूछा जा सकता है और बाकी चीज़ दे देंगे। तो ये सेकंड पेपर के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपको अच्छे से नोट करना है और इसको याद रखना है। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। ये कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए सीरियस एस्फेक्शेंट इवन ए शॉर्ट एक्सपोजर में है फैटल हेल्थ इशू। ये कह रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही घातक है, अगर वो थोड़ी मात्रा में भी निकल जाए ना और शॉर्ट एक्सपोजर भी हो जाए, उसमें उसका कम टाइम के लिए भी उसके एक्सपोजर में आ गए आप, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। और आपको मैंने एक बात करी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट है, बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है कि घातक है अगर वो थोड़ी सी मात्रा में भी निकल जाता है तो। और ये घातक होने का रीज़न क्या है, क्यों इतना फैटल है, क्यों इतना हेल्थ इशू में क्रिएट होता है? इसका कारण ये है
क्योंकि हीमोग्लोबिन जो हमारे प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है ना, HB जिसको कहते हैं, जब हम ब्लड चेक करते हैं तो सामान्यतः HB चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, HB प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। ये बात बिल्कुल ठीक है, ए का सही रीजन है आर। ये कह रहा है कि जो आपके ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, उसके साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को हटा के, क्योंकि इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से ज़्यादा है जुड़ने की, तो इसीलिए बहुत घातक है। क्योंकि अगर आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया तो आपकी पूरी बॉडी में एक तरह से क्या जहरीला पोल्यूटेंट चला गया और वो सफोकेशन जैसी आपकी परिस्थिति कर देगा और जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये को जो क्वेश्चन है ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसी को हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था वहाँ पे, तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ए भी ठीक है, आर भी सही रीजन है ए का, ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देख लेते हैं, चलो हिंदी में देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंभीर रूप से उबलिंगी है, यहाँ तक ये छोटे से जोखिम में घातक स्वास्थ्य मुद्दे हो सकते हैं। बात ठीक है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक संबंध होता है, ये बात भी ठीक है और ये सही एक्सप्लेनेशन है ए का, आर जो कर रहा है वो, ठीक है, तो सही कारण है। तो ये वही बात हो गई कि दोनों ए और आर सही है और आर सही विवरण है ए का, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। चित्त को रिलैक्स रखना है, मन की शांति रखनी है, अच्छे से क्वेश्चन को सुनना है। अब आगे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पर कैपिटा इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। पर कैपिटा का मतलब एक तरह से पर व्यक्ति की बात हो रही है, वहां पे से पर कैपिटा इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड कौन ज़्यादा करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर कम ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। कौन सी कंट्री ऐसी है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा इमिशन की बात हो रही है, पर कैपिटा इमिशन पर पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की, ठीक है। तो आप याद रखना, जो डेवलप्ड कंट्री होगी, जो विकसित देश होंगे, वहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा ही होगा, तभी वो विकसित हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पर कैपिटा जो इमिशन है वो भी ज़्यादा ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है ज़्यादा ही होगा। तो डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा, फिर कम ऐसे होते चला जाता है पर कैपिटा इमिशन। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूएसए का इमिशन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद जापान का, उसके बाद चाइना का, उसके बाद इंडिया का। तो पर कैपिटा इमिशन में इन चारों में भारत में सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। तो सही क्या चला जाएगा, सी डी बी ए, ये राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई ना आपको, चलो वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की प्रति व्यक्ति, देखो प्रति व्यक्ति आ गया ना पर कैपिटा, ठीक है ना। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में उनके योगदान के घटते क्रम में देशों का सही क्रम को पहचाने। तो सबसे ज़्यादा यूएसए, फिर जापान, फिर चाइना और फिर भारत, यानी कि CDBA, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये ओजोन डिप्लेशन से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द फिनोमिना ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो ओजोन डिप्लेशन का तथ्य हम बात करते हैं वो किसके द्वारा होता है, यानी कि ओजोन डिप्लेशन किस किस के कारण होता है, ओजोन परत का क्षरण किसकी वजह से होता है। वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो ठीक है क्योंकि CFC जब हम बात करते हैं उससे होता है और उसमें क्लोरीन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ये वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है, पहली ये तो ठीक है। इमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट जो जिसमें हम कोल वगैरह जलाते हैं उससे जो निकलता है उससे कह रहे हैं कि ओजोन डिप्लेशन होती है। नहीं, ऐसा अभी तक कुछ वो नहीं है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ओजोन डिप्लेशन के लिए नहीं है, ये एयर पोल्यूशन के लिए है। कंबशन ऑफ अर्बन वेस्ट, अर्बन से जो वेस्ट निकलता है उसको जलाने से, ये भी ओजोन डिप्लेशन से डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, ये तो एयर पोल्यूशन से हो गया। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ये आपको करना है, ये बिल्कुल सही बात है। कारण ये है
कि जिस तरह से CFC है ना, उसी तरह से जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो स्ट्रोपोस्फेयर में तो स्टेबल रहते हैं, और जैसे जैसे वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो वो टूट जाते हैं और वो ओजोन को भी तोड़ते हैं, तो ओजोन डिप्लीशन में भी वो एक कारण बनते हैं। तो ए भी ठीक है और डी भी ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते हैं। चलो ए और डी, ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। ये सारी चीज़ें अच्छे से सुननी है, अच्छे से लिखनी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखो, ओजोन घटने की घटना, या ओजोन घटना मतलब ओजोन लेयर डिप्लीशन, कम हो रही है ओजोन की घटना किसके कारण होती है? तो वाष्पशील क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का अत्यधिक उपयोग। तो ए और डी इज द राइट आंसर। इसको अपन नोट लगा के एक बात को भी मैं बता देता हूँ आपको, जो आपने ऊपर बताई है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली, यही है कि नाइट्रस ऑक्साइड है वो लाइक CFC इज स्टेबल व्हेन इमिटेड एट ग्राउंड लेवल बट ब्रेक डाउन व्हेन इट रीच द स्ट्रेटोस्फेयर। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो स्टेबल होती है CFC की तरह जब ट्रोपोस्फेयर में होती है, ग्राउंड लेवल पे होती है, और जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचती है स्ट्रेटोस्फेयर में तो वो टूट जाती है, और टूटने के बाद ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का एक ट्रिगर की तरह काम करती है, ये भी CFC की तरह। ये बात ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। ठीक है, आगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर इमिटेड फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ये कह रहे हैं जो थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोयला यूज होता है उसमें से मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें निकलती है। ठीक है, तो याद रखना उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल जल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा क्योंकि आपको पता है कोयले में सल्फर, क्योंकि बिटुमिनस प्रकार का होता है और उसमें सल्फर होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी, और कुछ कणीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर भी निकलेंगे। ओजोन और मेथेन ये नहीं निकलते हैं, तो ए, सी और ई इज द राइट आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से बात की हुई है। ठीक है ना, और आप तो बहुत जानते हो, ए, सी और ई इज द राइट आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय पदार्थ, यानी कि ACE। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्स, ऊर्जा का स्रोत, इन टर्म्स ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि अगर मान लो एक यूनिट किसी की हम जलाते हैं तो किस में एनर्जी सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी हमें, ये 4 दिया हुआ है, यानी कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो याद रखना इनमें सबसे कम ग्रीन वुड से होगी, उसके बाद ड्राई वुड से ज़्यादा होगी, उसके बाद नेचुरल फैट से ज़्यादा होगी, और इनमें सबसे ज़्यादा मेथेन में होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं D, C, B और A इस सीक्वेंस में होगा, DCBA। ठीक है ना, अगर एनर्जी सोर्स के तौर पे अगर इनको कंबशन या इनको दोहन किया जाता है तो DCBA इज द राइट आंसर। समझ गए हो? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से कर रखी है अपन ने। बढ़ते क्रम में उनके दहन की गर्मी के संदर्भ में ऊर्जा स्रोत के सही अनुक्रम को पहचानिए। हरी लकड़ी, सूखी लकड़ी, प्राकृतिक वसा और तेल और मीथेन। ठीक है, DCBA। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है आपका जो पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है उसके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और आपका पेपर 1 जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से करना है, इनको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन में शांति रखें। ठीक है ना, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि UGC नेट का जो पेपर 1 है जो कंपलसरी पेपर है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग हैं तो करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो ये नीचे नंबर आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इन पे करके डिटेल जान सकते हैं। तो आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।